हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं फुल मॉक टेस्ट जिसमें आपको 100 MCQ देखने को मिलेगा मैथ्स और रीजनिंग के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपने इससे पहले के बाकी के फुल मॉक टेस्ट को नहीं देखा है तो जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए मैच करते हैं। अगर अथर्ववेद की बात करें जो कि सबसे अंतिम वेद माना जाता है, इसका संबंध औषधि से संबंधित यहाँ पे हो जाएगा। और ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का संबंध ईश्वर की महिमा के साथ इसमें। और यजुर्वेद बलिदान विधि का बात यहाँ पे किया गया। और सामवेद तो आपको पता ही है, संगीत, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसने कन्नड़ शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराजमा की रचना की है? कविराजमा की रचना किसने की है? अमोघवर्ष। अमोघवर्ष ऑप्शन बी। दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी? दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी? बंदगान का मतलब गुलाम होता था और गुलामों की देखरेख के लिए था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन डी। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है? राख का टीला प्राप्त हुआ है नवपाषाण कालीन स्थल है जो कि संगनकल्लू। संगनकल्लू कर्नाटक में पड़ता है, कि याद रखिएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। शासन के सिद्धांतों की पुस्तक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट और उसकी उपाधि के संबंध में कौन सा मिलान यहाँ पे सही तरीके से किया गया? तो देखिए, अगर अशोक की बात करें तो अशोक का संबंध यहाँ पे दीवान प्रिय हो जाएगा। अशोक को दीवान प्रिय के नाम से जाना गया। तो ए का दो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो इस तरह से भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आपको पता ही है कि विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना गया, तो सी का 4 के साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं सी का 4। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सप्तपर्णी जो गुफा है वो कहाँ स्थित है? सप्तपर्णी गुफा का संबंध हो जाता है राजगिरी से। बिहार के राजगिरी में स्थित है। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं के रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये थे लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं लॉर्ड रिपन। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन कि पार्किंसन जो रोग होता है वो किससे संबंधित है? पार्किंसन रोग का संबंध किससे होगा? तो ये मस्तिष्क से संबंधित है, ब्रेन से संबंधित है। आयोडीन नमक होता है। आयोडीन नमक होता है। पोटेशियम आयोडाइड और मुक्त आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आँख का वह कौन सा हिस्सा जो कि तंत्रिका संकेतों में से किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है? यानी आँख का वो कौन सा हिस्सा है जिस पर प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं रेटिना, जिसको हिंदी में दृष्टिपटल के नाम से जाना जाता है। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है? ऋणात्मक मान नहीं होता है वो आपका केल्विन। ठीक है, केल्विन टेम्परेचर पर ऋणात्मक नहीं होता है, निगेटिव में टेम्परेचर नहीं होता है। नेक्स्ट वन कि जब हम ठंडा या फिर भयभीत महसूस करते हैं तो हमारी त्वचा पर रोंगटे खड़े करने के लिए कौन सी मांसपेशियां जिम्मेदार होती हैं? कौन सी मांसपेशियां जिम्मेदार होती है? ऑप्शन डी अरेक्टर पेली। अरेक्टर पेली नामक मांसपेशी होती है जो कि इस तरह की घटनाओं पर ये रोंगटे खड़े करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट वन है कि थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से खून बहना बंद हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोएगुलेशन। कोएगुलेशन कहा जाता है, ऑप्शन ए। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग क्वांटोसोम के नाम से जानते हैं। क्वांटोसोम, ऑप्शन बी। फोटोन के कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस घटना पर टिकी हुई है? फोटोन के कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस घटना पर टिकी हुई है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ऑप्शन डी। निम्न में से किसे मिल्क शुगर भी कहते हैं? मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है। कौन? तो लैक्टोज। लैक्टोज, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेग्यूमिनेसी कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सदस्य उत्पादन करते हैं। देखिए, लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत जो हम कह सकते हैं दलहन वाले फसल होते हैं उसको हम रखते हैं। तो यहाँ पे दाल बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह दल होता है या फिर वह होता है जिसमें पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया जाए। 4 या अधिक राज्यों में, 4 या फिर अधिक राज्यों में, ऑप्शन सी। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका गठन 5 वर्ष के लिए समाप्ति पर होता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसका किया जाता है। करों में हुई प्राप्तियों को केंद्र और राज्यों के वितरित की अनुशंसा करना होता है। इसमें 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। ये पॉइंट गलत है, इसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, तो ये पॉइंट आपका गलत है। फर्स्ट और सेकंड का सही होगा, तो ए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। निम्न में से कौन सा विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी? दिल्ली में किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन की 1917 की जो बटलर कमेटी थी, इसका उद्देश्य क्या था? 1917 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, बटलर आयोग का ये जो कि मुख्य उद्देश्य था। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो उनको शक्ति दी गई थी वो 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है, वो कौन सा शब्द है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभु संपत्ता, ये सभी के सभी है, लेकिन लोक कल्याण इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? ये जो कथन था किसका था? अंबेडकर जी का, ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, बी आर अम्बेडकर जी। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से किया जाता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? रक्षा करे, तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, 355 के तहत ये बात कही जाती है कि रक्षा करे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। यदि किसी देश में एक ही समय में अच्छी तथा बुरी मुद्रा का प्रचलन हो तो बुरी मुद्रा में अच्छी मुद्रा के चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि बुरी मुद्रा में अच्छी मुद्रा के चलन को बाहर करने की प्रवृत्ति होती है। यह किसका नियम है? यह नियम होता है ग्रेसम का, ठीक है, मुद्रा प्रचलन का नियम आपको पता होगा, ग्रेसम का, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, यानी कि सुमेलित है? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, ये पॉइंट गलत है। हैदर अली विजयी रहा, अंग्रेजों को इसमें बुरी तरह से पराजित माना गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया, इसमें ये उल्टा हो गया था, हैदर अली पराजित हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान यह युद्ध जीता और उसने अपने भूभाग को अंग्रेजों को नहीं दिया, ये पॉइंट गलत है। चौथा पॉइंट, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान जो कि इसमें पराजित किया गया और इस युद्ध में मारा गया। 1799 में आपको पता है कि चौथे मैसूर युद्ध में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाता है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में किया गया, सी बिल्कुल सही होगा। 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? फुल्टा शब्द आया हुआ था, एक टापू का नाम था, एक टापू का नाम, ऑप्शन डी। बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना को भेजी थी? वो थे आपके मेजर कोट, ऑप्शन ए। 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? किस निर्णय से संबंधित है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतीय स्वायत्ता। जबकि द्वैत शासन जो स्टार्ट हुआ था वो 1919 के द्वारा। फुट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो ये थे लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1988 यहाँ पे राइट आंसर बच जाता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी तमिलनाडु में कुंडनकुलम संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है? कुंडनकुलम संयंत्र के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है रोसाटॉम, जो कि रूस की कंपनी है, रोसाटॉम।
नेक्स्ट वन क्या बनता है, निम्नलिखित में से किस देश को WHO द्वारा 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था अल सल्वाडोर और चीन, दोनों को, यानी सी आंसर बिल्कुल सही है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किस नदी को कहा जाता है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किस नदी को कहा जाता है, गंगा नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी को। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे किस नाम से जानते हैं, उसे हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, देशांतर रेखा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है। एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है, जिसको हम लोग बोरा कह सकते हैं, बोरा, ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे एक तरफ पवन है और एक तरफ देश है, तो विली विली का संबंध ऑस्ट्रेलिया से होता है, विली विली का संबंध ऑस्ट्रेलिया से। ए का 2 के साथ कहाँ पे मिल रहा है, ए का 2 के साथ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। बी का फर्स्ट मिल ही गया है, तो बी का फर्स्ट हम लोग मिला देते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें बाकी ऑप्शंस के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए टाइफून का संबंध चाइना से होगा सी का 4 के साथ, तो सी का 4 यहाँ पे मिल रहा है, और बाग्यो फिलीपींस के साथ डी का 3। तो कुल मिलाकर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जानते हैं। मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से जानते हैं किसे, तो ऑप्शन बी क्षोभ मंडल को, ठीक है, क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी। प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। प्रगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी ज्वारभाटा, ऑप्शन सी। कालबेलिया या फिर कबीलिया जो नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। कालबेलिया या फिर कबीलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से हो जाता है, ऑप्शन ई राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक रिफ्ट वैली से होकर के बहती है। एक रिफ्ट वैली से होकर के बहती है कौन सी नदी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। वैसे नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से होकर के गुजरती है। भलिया गेहूँ किस राज्य के भाल क्षेत्र में उगाया जाने वाला एक प्रकार का लंबे अनाज दाने वाला गेहूँ है, भलिया गेहूँ, तो इसका संबंध हो जाता है गुजरात, ऑप्शन बी। प्रथम बार किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था, वो आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन भौतिक पर्यावरण के भाग नहीं है। भौतिक पर्यावरण के भाग नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा वनस्पति पर्यावरण, ठीक है, वनस्पति पर्यावरण। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है। दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के नरक किस नदी को कहा जाता है, तो टेनेसी नदी, ऑप्शन सी टेनेसी नदी को। हाल ही में खबरों में देखा गया रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान, सी। अप्रैल 1986 को चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना किस देश में हुई थी। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना किस देश में हुआ था, 1986 में यूक्रेन की राजधानी कीव, ठीक है। अगला क्वेश्चन की पंचमूली झील किस राज्य में स्थित है। पंचमूली झील किस राज्य में स्थित है, गुजरात सही आंसर बन जाता है, गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, बताइए निम्नलिखित में से कौन, वो है कृषि। औद्योगिक जो है वो द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आता है, सेकंड सेक्टर, और थर्ड सेक्टर के अंतर्गत सेवा, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कि 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, 3.6 × 10⁶ जूल होगा, ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। भारत की प्रथम खनिज नीति कब लागू की गई थी, कब घोषित की गई थी। प्रथम खनिज नीति को घोषित किया गया था 1951 में। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर मूल्यह्रास को घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी निवल राष्ट्रीय उत्पाद। मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं। मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती है, तो ये थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होता है, ऑप्शन बी थोक मूल्य सूचकांक पर।
भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन हुआ था। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन हुआ था। ए बिल्कुल सही आंसर है, कांडला में। ठीक है, कांडला में, ऑप्शन ए। तारापुर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तारापुर समिति का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से। सी करेक्ट आंसर है। इंद्रावती बांध किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी, उड़ीसा में। इंद्रावती बांध उड़ीसा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? एराविकुलम, एराविकुलम नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, केरल बिल्कुल सही होगा। तेरह ताली जो लोक नृत्य है, इसका संबंध किस राज्य से? तेरह ताली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? राजस्थान। ऊपर में हम लोगों ने देखा था कालबेलिया नृत्य। टंगस्टन उत्पादन के लिए जो डोगाना खान है, किस राज्य में स्थित है? डोगाना खान। टंगस्टन उत्पादन के लिए डोगाना खान भी राजस्थान में ही पड़ता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। किस महिला खिलाड़ी ने महिला एकल का फाइनल जीतकर विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2021 का खिताब अपने नाम किया? 2021 की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। विंबलडन, जो कि पूरे वर्ष का तीसरा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, ये घास पर खेला जाता है और इसको जीता था किसने? एशले बार्टी ने। एशले बार्टी ने, ऑप्शन डी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं और इन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 का खिताब भी जीता है, ये ध्यान रखिएगा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कौन जारी करता है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। अधिकारों का आधार उपयोगिता अथवा लोक कल्याण है, इस धारणा के समर्थक हैं। अधिकारों का आधार उपयोगिता अथवा लोक कल्याण है, इस धारणा का समर्थक है कौन? लॉस्की। लॉस्की, ठीक है। नेक्स्ट वन, सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे सही आंसर बन जाता सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य का संबंध तमिलनाडु से, ऑप्शन डी, तमिलनाडु। पेरियार गेम्स अभयारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभयारण्य जो प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। जंगली हाथियों के लिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। तो यहाँ पे देखिए झील है और एक तरफ राज्य है, युग्म में कौन सा सही सुमेलित है? सही युग्म में कौन सा है? तो यहाँ पे रिवाल्सर झील की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, ये बिल्कुल सही। नक्की झील ये पड़ता है आपका राजस्थान में, ये तो पॉइंट गलत है। और अगर हम यहाँ पे देखिए रेणुका झील का संबंध यहाँ पे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स गलत हैं, सही केवल और केवल एक है। नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो देखिए, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती सही है, लूनी सुकरी सही है, कृष्णा भीमा सही है, यानी कि सभी के सभी तो सही है, कोई गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। शीतकाल में वर्षा होती है किस कारण से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कि ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन किस में होता है? ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन किस में होता है? इसका संबंध हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, सी विल बी राइट आंसर। किस देश ने हेल्मा नामक लेजर ऑपरेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया? हेल्मा, फ्रांस ने, ठीक है, फ्रांस यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन बी। कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी से, मीमांसा से। मीमांसा से, ऑप्शन बी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन, ठीक है, लॉर्ड पामर्स्टन। भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित वाटरशेड विकास परियोजना का नाम क्या है? वाटरशेड विकास परियोजना का नाम क्या? हरियाली, ठीक है, हरियाली सही होगा। और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा था कि प्रथम 13 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? देखिए, क्वेश्चंस तो काफी अच्छा दिया गया था, कैसे करेंगे इसको। प्रथम 13 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, हम मानते हैं कि प्रथम 13 प्राकृत जो संख्या होंगे वो कुछ इस तरह से होगा, 1 2 3 डॉट 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 13 तक, ठीक है।
इनके घनों का औसत हमें निकालना है, तो हम सबसे पहले इसको घन मान के चलते हैं। कुछ इस तरह से संख्या दी गई होंगी, तो हम आपको पता है कि प्रथम प्राकृत जो घन होते हैं उनका योग कितना होता है, तो सिंपल सी बात, उसका घन होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। लेकिन ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ योग होता है, ठीक है, योग होता है। लेकिन अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि इसका औसत क्या होगा, तो हम लास्ट में 13 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर 13 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले करते हैं 13 और एक आपका 14 और नीचे आपका 2 और इसका होल स्क्वायर है। अगर इसको घटाएंगे तो ये 7, यानी कह सकते हैं क्या कि 13 गुने 7 का ये होल स्क्वायर है। तो 13 7 कितना होता है, 91 का होल स्क्वायर, यानी 91, वही 91 गुने 91 कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या निकालना था, औसत। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे, तो मैं 13 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 91 7 कितना होता है, 7 एकम 7, 9 7 63, यानी कि 637 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा था, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे करते हैं। ऑलरेडी मैं इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और आपको पता होगा कि मैथ्स का अगर आपने प्रैक्टिस सेट देखा है, तो आपको पता है किस टाइप से क्वेश्चंस को कैसे हम कर सकते हैं। इतना का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि x प्लस 1/x निकालते कैसे हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं a प्लस 2, ठीक है। यानी अगर इतना बराबर कोई a दिया गया हो, तो उस कंडीशन हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, a/2 कर सकते हैं, ठीक है। अब a/2 का मतलब क्या हुआ कि देखिए अगर इसमें हम 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 को जोड़ेंगे तो 31/9 प्लस 2, तो कितना 9 दूना 18 और 31 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 49/9 और इसको करेंगे तो 7/3, ठीक है, 7/3। इतना क्या वैल्यू निकल गया, 7/3। तो आप मुझे बताइए कि हमें क्यों निकालना है, तो क्या मैं बोथ साइड क्यूब कर दूंगा तो नहीं हो जाएगा, या फिर हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर 1/x x प्लस 1/x बराबर a दिया रहता है, तो अगर हमें जो निकालना है x³ प्लस 1/x³ वैल्यू, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि a³ माइनस 3a कर देते हैं, ठीक है, a³ माइनस 3a। तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए x प्लस 1/1 बराबर हम मानते हैं कि a दिया गया, तो उस कंडीशन हम डायरेक्ट कर करते हैं a³ प्लस 1/a³, तो a³ माइनस 3a, तो a³ मतलब ये होगा 7/3 का क्यूब और माइनस 3a, 3a का मतलब अगर यहाँ पे मैं 3 से गुना करूंगा तो 3 3 कटेगा, 7 बचेगा, तो मैं यहाँ पे 7 रख देता हूँ। इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखिए 7/3 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब 343 होता है, और जबकि 3 का क्यूब करेंगे तो 27, माइनस में 7 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 343, 27 से कितना हो जाएगा, 7 से 49 और 7 दूनी की 14 और 4 18, ठीक है, इतना, और नीचे आपका 27। इसको हटाएंगे तो क्या होगा, देखिए ऊपर में अगर हटाएंगे 13 में से 9 गया तो 4, यानी 154/27। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम बी को टिक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल गया। क्लियर? अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करेंगे, और इस तरह के सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे किस तरह से उनका बेस्ट अप्रोच होना चाहिए क्या सॉल्व करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कह रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे लिखा गया कि साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा इक्वल टू लिखा गया है √2 इंटू साइन थीटा इंटू 90 माइनस थीटा, ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री करते हैं। चलिए इसको मैं ज्यों का त्यों छोड़ देता हूँ और प्लस कॉस थीटा। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ये हो गया। अगर इसको उधर भेजूंगा तो क्या होगा, √2 इंटू कॉस थीटा, कॉमन ले लेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा, यहाँ पे √2 कॉमन ले लेते हैं, रूट कॉस कॉमन लेते हैं। अगर कॉस नहीं, सिर्फ कॉस थीटा कॉमन ले देंगे तो क्या होगा, √2 माइनस में 1, ठीक है। अगर ये उधर जाएगा तो यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। कॉस को मैं यहाँ पे भेज दूंगा तो कॉस साइन बटे कॉस बराबर क्या होता है, टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू √2 माइनस में 1, ठीक है। टैन थीटा बराबर √2 माइनस 1 है, तो आप मुझे ये बताइए कि टैन और कॉट एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो अगर मैं कॉट करूंगा तो क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि √2 माइनस में 1। और √2 माइनस 1 का मतलब क्या लिख सकते हैं, √2 प्लस 1। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे तो √2 प्लस 1 आ जाएगा, जो कि हम ऑप्शन यहाँ पे किसको टिक करेंगे, सी को टिक कर सकते हैं। क्लियर? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है। एक त्रिभुज दिया गया, क्वेश्चन नंबर 84। त्रिभुज में क्या कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में AB और AC पे D और बिंदु E है, यानी कि D और E कुछ इस तरह से, ठीक है। आगे कह रहा है कि AD और DB का अनुपात जो दिया गया, यानी ये 2 ये 3 के अनुपात में।
आपसे दिया गया यहाँ पे कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यानी ADE का जो क्षेत्रफल है वो 4 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं, अगर ये 2 है तो इसका हम कर सकते हैं कि ये स्क्वायर 2 दूना 4 किया गया। तो अगर हम टोटल को देखें, इस टोटल का त्रिभुज कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, तो 2 3 5 5 का स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि 25। टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल 25। तो कहने का मतलब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा है कि BDE और C, यानी कि इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। तो टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 है, और अगर ऊपर वाले का 4 है तो हम घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा इसका, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाएं जो है 20 सेंटीमीटर दी गई है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी समद्विबाहु का मतलब 2 भुजाएं जो इसका समान होगा, ये 20 और ये 20 और ये 30 दिया गया। तो इसको निकालने के लिए 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड ये कि आप इसका लंब डाल करके 15-15 कर करके हाइट निकाल करके 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करके हम निकाल सकते हैं। एक सिंपल सा मेथड ये यूज़ कर सकते हैं, हीरोन का फॉर्मूला लगा करके 20 और 40 30 70 70 का आधा करेंगे तो हम लोग अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। और अर्ध परिमाप निकालने के बाद देखिए मैं कर देता हूँ डायरेक्ट, 40 और 30 70 70 का आधा हम करेंगे तो 35 हो जाएगा, और 35 माइनस a यानी कि 20 हो गया ये। उसी तरह से चलो यहाँ पे डायरेक्ट हम कर देते हैं, 35 गुने 35 में से 20 जाएगा तो कितना 15, और फिर से 20 जाएगा तो 15, और फिर से अगर यहाँ पे 30 जाएगा तो 5, ये हो गया रूट में। कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, एक बार मैं लिख देता हूँ। एरिया बराबर क्या होता है, हीरोन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, यही वाला फार्मूला मैं वहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए 35 को क्या तोड़ सकते हैं, 5 गुने 7, और 15 को क्या तोड़ सकते हैं, चलो 15 गुने 15 ही छोड़ देते हैं, और यहाँ पे 5। ठीक है, देखिए 2 15 और यहाँ पे 2 5, यानी कि ये आपका रूट में है। तो एक 15 बाहर निकला, एक 5 बाहर निकला, लेकिन रूट में आपका 7 बचा। 15 7 15 5 75 रूट 7 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कह रहा है कि 2 के पावर x माइनस 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 86, 2 के पावर x माइनस 1 और प्लस में 2 के पावर x प्लस 1, राइट साइड में 320 के बराबर है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 2x बटे 2 दिया गया और प्लस में 2x इंटू 2 है बराबर में 320। ठीक है, यहाँ पे हम 2x कॉमन करते हैं तो क्या होगा, देखिए 1/2 यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे 2 बराबर में 320। 2 के पावर x और ये कितना हो जाएगा, 2 और आधा 2.5 यानी कि 5/2। ठीक है, राइट साइड में 320, इसको घटाएंगे तो कितना कटेगा, देखिए 5 दूनी के 10 32 दूना 64। ठीक है, 64 ऊपर में कितना हो गया 2 के पावर x माइनस 1, क्योंकि नीचे आपका 2 है तो ये आधार सेम है तो पावर घट जाएगा, यहाँ पे x माइनस 2, राइट साइड में 64। तो 2 के फॉर्म में 64 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 के पावर 6। ठीक है, 2 की पावर 6, आधार सेम है तो पावर भी हम सेम कर सकते हैं, यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता होगी। तो संख्या हमें निकालना है, संख्या बराबर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल कितना है, तो हम अगर देखें तो फर्श का क्षेत्रफल 68 गुने 51 है, और हमें डिवाइड कितना करना होता है, डिवाइड जो करना होता है उसके HCF का स्क्वायर से, यानी HCF कितना हो जाएगा 68 और 51 का HCF 17 चौका 68 17 तिया 51, सबसे अधिक तो 17 होगा, HCF के स्क्वायर से हम इसका डिवाइड करेंगे। तो 17 चौका 68 17 तिया 51 करेक्ट है, यानी कि 4 तिया 12 टाइल से लगेंगे, ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, 7x माइनस, यहाँ पे लिखा गया जो कि इस फॉर्म में, तो इसको हम क्या करते हैं 3 दूना 6 और ये आपका माइनस में 9/2 बराबर में 1/2। ठीक है, इस कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा 14x माइनस 6x प्लस में 9/2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 8x प्लस 9/2। चलो 2 से 2 तो ख़त्म ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ ख़त्म करते हैं, बराबर में 1। 8x बराबर कितना हो गया, जो कि -8, और x की वैल्यू निकल गई -1। ठीक है, करेक्ट आंसर -1, जो कि हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे।
मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे समझा होगा कि यह साइन किस तरह से चेंज हुआ है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे माइनस का फॉर्म है तो देखिए माइनस का साइन है तो ये क्या करेगा इसके साथ माइनस, लेकिन ये इसके साथ गुना करेगा तो प्लस में होगा। यही इसमें थोड़ा सा लॉजिकली था, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 89 को यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। 7, 11, 15, 19 में कौन सा पद जो है 111 है, कौन सा पद 111 है। हम मानते हैं कि लास्ट जो टर्म होगा वो 111 होगा, तो a + n - 1 × d, सिंपल सा फार्मूला है। 111 को यहीं छोड़ते हैं, पहला टर्म्स कितना दिया गया, पहला टर्म 7 प्लस n - 1 और d यानी कि दो पदों के बीच का अंतर, 7, 11, 15 4 अंतर हो रहा है, तो यहाँ पे मैं 4 रखता हूँ। 7 को हटाएंगे तो 111 में से 7 गया तो कितना 104, और 4 से अगर इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ तो कितना बचेगा, आप कहोगे 26 चौका होता है, तो यहाँ पे मैं 26 लिख सकता हूँ, ठीक है। 26 बराबर में n - 1, n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू 26 और 1 27, यानी कि 27वां पद जो होगा वो क्या है, इसका 111वां पद होगा। अच्छा 27वां पद अगर हम आगे बढ़ाएंगे 7, 11, 15, 19 आगे की तरफ बढ़े तो 27वां पद 111 आएगा, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारी चीज़ों को समझ लिया होगा। चलिए फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखिए थोड़ा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि b का a% और प्लस में a का b% किसके बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, b का a%, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि a का b%, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी कि ab/100 और प्लस में फिर से ab/100, तो कहने का मतलब आएगा क्या 2ab/100, ठीक है। इसके बराबर में हम देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारा आएगा 2ab/100। तो अगर पहले ऑप्शन को उठाते हैं तो क्या है, b का 2a%, तो 2a% यानी कि कहने का मतलब कि 2ab/100, तो दोनों तरफ से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, दोनों तरफ तो आ ही गया। LHS बराबर R से दोनों देख सकते हैं, दोनों बिल्कुल इक्वल हो जा रहा है, तो राइट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, क्लियर। तो ये थी मैथ्स की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन होगा, इस तरह से आपको करना है बेस्ट अप्रोच। बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था, यहाँ पे 23 का रेशियो दिया गया, 23:72, और यहाँ पे समानुपात इसके साथ है 38 का बताना है क्या होगा। देखिए 23 या 69 में 3 जोड़ा गया है, ठीक है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करके 3 को ऐड किया गया, तो वहीं पे हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लिकेशन करके 3 को ऐड करेंगे। 38 दिया कितना होगा 114, अगर 3 को जोड़ देंगे तो 117, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया था कि ए बी के पूरब में स्थित है, ए जो है वो बी के पूरब में स्थित है, तो कहने का मतलब कि बी के पूरब में स्थित है, बी के पूरब में स्थित है ए, और सी के पश्चिम में स्थित है, यानी सी के पश्चिम में स्थित है, इस तरह से सी के पश्चिम में ए, क्लियर। आगे कह रहा है कि बी एक्स के पूरब में है, जो बी है वो एक्स के पूरब में है, इस तरह से। अब आगे कह रहा है कि पश्चिम की ओर दूरतम कौन है, पश्चिम की ओर दूरतम कौन होगा, सबसे लास्ट में पश्चिम की तरफ एक्स है, जो कि हम ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, 93 में क्या कह रहा है कि B तथा Q भाई है, ठीक है। तो B और Q जो कि भाई हैं, आगे क्या कह रहा है Q L का पुत्र है, जो Q जो है वो L का पुत्र है, यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है इसके पुत्र ही होंगे, ठीक है, ये दोनों पुत्र ही हैं, पुत्र हैं, ये इसके पिता होगा। आगे क्या कह रहा है L J का भाई है, L जो है वो J का भाई है, यानी हम इसका क्या कहेंगे कि ये दोनों का जे होगा जो वो चाचा लगेगा, इस तरह से कह सकते हैं। आगे कह रहा है कि जे एन का पुत्र है, जे जो है वो एन का पुत्र है, इस तरह से एन का पुत्र ये हुआ। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि जो बी होगा वो एन का संबंध क्या होगा, तो कह सकते हैं सिंपल सी बात है कि इसका जो संबंध होगा ये इसका पौत्र होगा, ठीक है, इसका पौत्र होगा, यानी कि हम इसको ऑप्शन को सी को टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको देखिएगा। 2, 3, 10, यहाँ पे 39 है, और उसके बाद वाट, और 1175, क्लियर। कैसे करेंगे इस पैटर्न को समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो किया गया, ये कह सकते हैं कि 2 × 2 और माइनस में 1 3 आ जाएगा। अब उसके बाद दूसरे को उठाते हैं और इसमें फिर से क्या करते हैं 3 बढ़ा, यानी कि 1 बढ़ाएंगे, 2 3 से गुना करेंगे और इसके बाद 1 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा।
अब क्या करते हैं, जो हमारा दिया गया उसको 10 उठाते हैं, 10 में यानी कि एक एक नंबर बढ़ाना है तो 4 से बढ़ाएंगे और 1 घटाएंगे। देखिए एक बार पहले घटाया था, उसके बाद जोड़ा था, इस बार घटाएंगे तो यहाँ पे 39 आएगा। उस तरह से अगर 39 को क्या करते हैं, 1 बढ़ाएंगे 5 से, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 1 जोड़ेंगे। तो देखिए 39 बचे कितना हो जाएगा, आपको होगी 195, और यहाँ पे 1 को ऐड करेंगे तो 196। ठीक है, 196। देख लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं। 196 को क्या करेंगे, अब 6 से गुना करेंगे, तो 6 से गुना करें और इसके बाद -1 करेंगे, तो 6 जगह 36, लास्ट में 6 और 1 घटा देंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 196 को टिक करेंगे, जो कि हम ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 95 कह रहा है। यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया, इस पैटर्न को समझ लेते हैं। 95 पैटर्न बहुत ईजी है। यहाँ पे 1 4 10 7 लिखा गया। देखिए कैसे किया गया, 3 जोड़ा गया सभी में, यहाँ से देखिए 3 इसमें जोड़ा गया, इसमें 3 जोड़ा गया, इसी तरह से इसमें 3 जोड़ा गया। उसी तरह से सेकंड पैटर्न भी वही तरह 5 8 14 11। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है कि 6 9 9 3 12 और 12 3 15, यानी कि करेक्ट आंसर 15 को टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 96 क्या दिया गया, 78। देखिए हम यहाँ पे चिन्ह को, जो चिन्ह दिया गया साइन को चेंज करते चलते हैं। माइनस के लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस के लिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखा गया, ये लिख देते हैं। उसके बाद प्लस के लिए यहाँ पे डिवाइड का साइन दिया गया, डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐड का साइन है, ऐड कर देते हैं। और डिवाइड के लिए, जो कि डिवाइड के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया, डिवाइड के लिए माइनस का साइन, तो 23। पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो हम कह सकते हैं ये तो कटे जाएगा, 13 गुना होगा तो कितना, 169। और यहाँ पे करेंगे तो 23 में से अगर 7 जाएगा तो कहोगे कि आप 16 बचेगा, और 16 यानी कि 169 में 16 153, करेक्ट आंसर 153। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वर्ष 1999 में पहला जो जनवरी है वो मंगलवार है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी 1999 को, जो कि ट्यूसडे है, ठीक है, ट्यूसडे है, मंगलवार है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो 1 जनवरी 2020 को, 1 जनवरी 2020 नहीं 2000 है, ठीक है, 2000 को, यानी कि अगले साल का पहला दिन जो होगा वो कौन सा दिन होगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए 1 साल आपका आगे बढ़ता है, जब साल आगे बढ़ता है तो दिन भी 1 दिन आगे बढ़ जाता है। तो ये मंगल है तो हम कह सकते हैं कि ये बुधवार होगा, यानी कि वेडनेसडे होगा। लेकिन क्वेश्चंस अगर अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस 2001 पूछा जाता तो क्या होता, ठीक है। अगर ये दिया रहता 1 जनवरी 2000 को वेडनेसडे दिया जाता और 2001 आपसे पूछा था तो क्या करते हैं। तो देखिए लीप ईयर से हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, लीप ईयर से आगे बढ़ने पे एक कंडीशन आपका 2 दिन आगे बढ़ता है, तो मंगलवार बुधवार यहाँ पे बृहस्पतिवार हो जाता है, जो कि हम इसको थर्सडे कर देते हैं, ठीक है, सॉरी फ्राइडे हो जाएगा ना, 2 दिन आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका फ्राइडे हो जाता। क्लियर, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण का प्रतिबिंब देखिए 3:15 दिखा रहा है, दर्पण में प्रतिबिंब देख रहे हैं 3:15 हो रहा है, तो पूछा जा रहा है कि इसका सही समय क्या है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि 11:60 से घटा लीजिए, 11:60 से घटाएंगे तो 3:15 को क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 और 8, यानी कि 8:45 हो रहा होगा, वो घड़ी में दिखा रहा है, जो कि दर्पण में दिखा रहा है 3:15, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आकृति को देखिए, आकृति में कितने घन है। तो सिंपल सी बात है, अगर इस आकृति को ध्यान से देखें तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर हम इसको एक यहाँ बनाते हैं, एक यहाँ पर होगा, ठीक है, 2 और एक बीच में 3 4 और 5, कुछ इस तरह से हो रहा है, 5 हो रहा है, और यहाँ पे एक 2 की ये इस तरह से आगे की तरफ रखा गया। उसके बाद इस पर एक रखा गया और यहाँ पर भी एक रखा गया होगा और इस पर एक रखा गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 तो नीचे है और एक आगे आपका लग लेते हैं, तो ये आपका 6 इस तरह से, इस पे भी एक रखा गया है, इस पे भी एक रखा गया, इस पे एक रखा गया, यानी कि आपका 3 ऑलरेडी ऊपर में हो जा रहा है और इसी पे फिर से एक और रखा गया सबसे टॉप पे, देख सकते हैं, तो एक और हो जाता है, यानी कि 6 3 9 और 1 10। क्वेश्चंस का सही आंसर हम ऑप्शन 1 को टिक करेंगे, 10 घन टोटल बनते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो इसमें तो कुछ नहीं है। देखिए फिगर हमारे पास कुछ इस तरह से, इसमें हमें बताना है कि त्रिभुज कितने हैं। तो सबसे छोटा वाला देखिए, अगर एक एक को गिने तो कितना होगा, 4 4 इस तरह से। अगर हम 2 2 फलक को लेकर के देखें तो इस तरह से 1 2 3 और एक टोटल 4, यानी कि 4 4 8 हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन था।
तो देखिए हम लोगों ने सुबह में देखा था क्या जीके और जीएस का क्वेश्चंस, और हम लोगों ने यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग भी देख लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैथ्स का क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो मैथ्स का प्रैक्टिस सेट हमारा ऑलरेडी चलता है, आप उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। देखिए एक छोटा सा अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया रखा है, वहाँ पे अनअकैडमी की टीम की तरफ से हम लोग का जो कोर्सेज है 60 डेज बीपीएससी का कोर्सेज आपको कराया जा रहा है, जो हाल ही में एग्जाम्स होने वाला है 27 दिसंबर को, उसके लिए। तो आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वहाँ पे जाके हमारा कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं। और मैंने रेफरल कोड का लिंक दिया नीचे, और वहाँ पे आप रेफरल कोड निरंजन 10 यूज़ करेंगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।